वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस एंड हाउ मैनी डू यू नो। आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है लिमिट प्राइसिंग थ्योरी यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिमिट प्राइसिंग थ्योरी जे.एस. बेन ने दी थी। जे.एस. बेन ने एक्चुअली 2 आर्टिकल लिखे थे। ये आप आर्टिकल का डेट याद रखिएगा, 1949 में और एक 1956 यानी 6 साल बाद दिया था। 1949 में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था ओलिगोपॉली एंड एंट्री प्रिवेंशन, और 1956 में इनका आर्टिकल आया था ये बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन। एक्चुअली लिमिट प्राइसिंग होता क्या है, देखो कुछ प्रोड्यूसर्स मिलकर आपस में एक ऐसी प्राइस सेट करते हैं जिससे उनका प्रॉफिट एक नियत स्तर पर बना रहता है, और जो बाहर से प्रोड्यूसर आना चाहते हैं इंडस्ट्री में वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो अगर इस प्राइस पर आएंगे और अपने सामान को बेचेंगे या इससे कम प्राइस पे बेचेंगे तो उनको नुकसान होगा। इसलिए इसको एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस भी कहते हैं। और जो बाहर से आने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम पोटेंशियल इंट्रेंट कहते हैं, और इस डर को पोटेंशियल थ्रेड कहते हैं, पोटेंशियल इंट्रेंट थ्रेड। सेलिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सेलिंग कॉस्ट जो है E.H. चैम्बरलेन ने दिया था, यानी एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलेन ने दिया था। सेलिंग कॉस्ट होता क्या है, देखो जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको बाजार में बेचने के लिए हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो कंपनीज एडवर्टीजमेंट करती हैं बाई न्यूज़पेपर के थ्रू करती हैं, मैगजीन्स के थ्रू करती हैं, टेलीविज़न के थ्रू करती हैं, रेडियो के थ्रू करती हैं, वो जो कॉस्ट होता है वो सेलिंग कॉस्ट होता है। एक कॉस्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? तो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसको। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में पहले से इंक्लूड रहता है और ये सेलिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखो यहाँ एक अंतर आप समझ लो। सेलिंग कॉस्ट क्या करती है, सेलिंग कॉस्ट जो है वो किसी वस्तु के डिमांड को बढ़ाती है, ठीक है। यानी जो सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी वस्तु की, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो किसी वस्तु के डिमांड के अनुसार कॉस्ट बढ़ती है, यानी डिमांड के अनुसार कॉस्ट बढ़ेगी तो उसको कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, और कॉस्ट के हिसाब से डिमांड बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे, हम सेलिंग कॉस्ट कहेंगे। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला, इसको आप फंडा अपने दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा इसको। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है वो किसने दिया था, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल विलियम बाउमोल ने दिया था। ये बाउमोल वही है, बाउमोल और टोबिन का मॉडल जो आया था, जिन्होंने कीन्सियन के मॉडल को, कीन्सियन के लिक्विडिटी प्रेफरेंस को बाद में मॉडिफाई किया था और उसमें बॉन्ड को इंटर किया था। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देखो जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थी वो क्या कहती थी कि फर्म को अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ और कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब ये विलियम बाउमोल आए, ये आए 1967 में, इन्होंने कहा एक फर्म को एक एक्सेप्टेबल प्रॉफिट के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी उनको अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना चाहिए। और एक मॉडल आता है लास्ट में, ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग मॉडल ऑफ द फर्म। इसको दिया था रॉबिन मैरिस ने। इन्होंने क्या कहा था, 2 प्रकार की ग्रोथ बताई थी। कहा था एक फर्म को 2 प्रकार की ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए। 2 ग्रोथ कौन सी, एक GD यानी ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड, और दूसरा GC यानी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल सप्लाई। इनको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए, इसको कहा था रॉबिन मैरिस ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लिमिट प्राइसिंग थ्योरी जे.एस. बेन 1 का थर्ड यानी B और C तो नहीं होगा। सेलिंग कॉस्ट E.H. चैम्बरलेन ने दिया था, तो A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको, जो थ्योरी सबसे पहले आई थी उसको पहले रखना और जो उसके बाद आई थी उसे बाद में रखना है। तो थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखो थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन 1933 में एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलेन, जिनका भी पहले हम नाम सुन चुके हैं, उन्होंने ये लिखा था अपनी, ये आर्टिकल थी या बुक थी, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये बुक है कि आर्टिकल है, बट हाँ इन्होंने एडवर्ड E.C. चैम्बरलेन ने, और उसी समय 1933 में ही जॉन रॉबिन्सन ने एक बुक लिखी थी, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तभी से इम्परफेक्ट कंपटीशन का प्रादुर्भाव हमारे इकोनॉमिक्स के जगत में हुआ। सेकंड आता है कॉर्नॉट थ्योरी ऑफ डिओ, ये गॉर्नॉट गलत लिखा है यहाँ पे, यह कॉर्नॉट होगा। कॉर्नॉट थ्योरी ऑफ डिओपॉली जो है वो ऑगस्टिन कॉर्नट ने 1838 में दिया था। ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, ऑगस्टिन कॉर्नट। एक्चुअली ये जो मॉडल है ये इनका नॉन कोलिसिव ओलिगोपॉली मॉडल है। इसमें और कई सारे मॉडल है, एक कोलिसिव, एक कॉर्नट का हो गया, एक बर्ट्रैंड का मॉडल है, एक स्टेकलबर्ग का मॉडल है, एक पॉल एम सूजी का किंग डिमांड कर्व है, और चैम्बरलेन ने ओलिगोपॉली मॉडल भी इसी में दिया था। तो ये सारे मॉडल कौन से हैं, नॉन कोलिसिव ओलिगोपॉली।
मार्शल की अगर हम थ्योरी बात करें क्वासिरेंट की, तो इन्होंने अपनी थ्योरी थी 1890 में, 1890 में दी थी। क्वासिरेंट होता क्या है? क्वासिरेंट होता है क्यू आर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये आप इसके बारे में शायद परिचित होंगे, टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, तभी आप क्वासिरेंट समझ पाएंगे। पॉल एम स्वीजी का किंग डिमांड कर्व, ये आया था 1939 में, यानी ये आया 1933 में, ये आया आपका 1838 में, और ये क्वासिरेंट का आया 1890 में, और ये आया 1939 में। यानी इस हिसाब से अगर हम क्रम बिठाएं तो हो जाएगा 2, 3, 1 एंड 4, 2, 3, 1 एंड 4, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, इसको भी उसी क्रम में लगाना है। पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, देखो इनका जो था वो डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, जब 1890 में मार्शल जो क्या कर रहे थे, क्वासिरेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तब यहाँ कौवा और मोर उड़ रहे थे, यानी पिकॉक और वाइजमैन की परिकल्पना आई थी 1890 ईस्वी में। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉलो अ स्मूथ और कंटिन्यूअस ट्रेंड। ओके, जो यानी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करता है? स्टेट करती है, यानी गवर्नमेंट करती है, या नेशन करता है कोई। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो एक स्मूथ ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, बट द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस इन जर्क्स और स्टेप्स। ये जो है जर्क्स फॉर्म में बढ़ता है या स्टेप्स में बढ़ता है, ठीक है। पिकॉक वाइजमैन ने कही थी, कब कही थी? 1890 में कही थी। थोड़ा इसको आप रिलेट करो ना मार्शल का क्वासिरेंट से, कि मार्शल का क्वासिरेंट भी 1890 में आया था। बुकानन, ये बुकानन वही है। कौन बुकानन? जेम्स एम बुकानन, ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं। 1965 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्लब। एक्चुअली क्लब गुड्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? क्लब गुड्स के बारे में। क्लब गुड्स क्या होते हैं आप कमेंट थ्रेड में मुझे बताइए। वैगनर हाइपोथेसिस, वैगनर हाइपोथेसिस जो एडॉल्फ वैगनर थे, उन्होंने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी के बारे में बताया था, और इनकी थ्योरी आई थी 10 साल पहले। पिकॉक वाइजमैन की थ्योरी से 10 साल पहले आई थी 1880 में। 1880 में इन्होंने क्या कहा था जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे तो वो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो स्टेट यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे या स्टेट एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो जो हमारा इनकम का ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल पाथ पे बढ़ेगा, ऐसे ही, ठीक है, राइज होगा स्मूथ वे में। जबकि पिकॉक वाइजमैन ने 10 साल बाद आया क्या कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, वो जर्क फॉर्म में बढ़ेगा। बात समझ में, दोनों का डिफरेंस समझ में आया आपको? फिंडले सिराज कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनके कई सारे कैनन हैं, लाइक कैनन ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सैंक्शंस, कैनन ऑफ सरप्लस। बट इनका मुझे अभी डेट फिलहाल नहीं याद है, डेट मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा इसमें किसी और क्वेश्चन में अगर मुझे मिलता है को। मैंने इसे पढ़ा भी नहीं कहा कि किस ईयर में इन्होंने दिया है। तो फिलहाल इन जितना हम लोग जानते हैं उतने बेसिस पर क्या करते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं। पिकॉक वाइजमैन ने दिया था 1890 में, वैगनर ने 1880 में दिया था। तो पहले सबसे वैगनर होगा, नहीं थर्ड पहला ऑप्शन होगा, थर्ड होगा फिर फर्स्ट होगा, थर्ड होगा फिर फर्स्ट होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसी में थर्ड फर्स्ट है और बाकी कोई कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए NCR, एन क्या है यहाँ पर? जो एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है एन, एंड आर क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन, यानी टोटल यहाँ से हम अगर जितना निकाल लें वो आर कहलाएगा। तो NCR क्या है? NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिखते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, यानी पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहले का तीसरा, यानी कौन सा? ये और ये आपका तो गलत हो जाएगा, यानी बी या डी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है NPR यानी परम्यूटेशन। तो NPR क्या होता है? n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा ये 4, यानी पहले का 3 और दूसरे का 4। तो ये नहीं था, ये नहीं था, पहले का 3 दूसरे का 4, यानी यहाँ पे ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन और हम आगे देख लेते चूँकि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में कुछ खास है नहीं, ठीक है। NCR इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल है, तो NCR को हम एक्सटेंड कर देंगे तो n माइनस आर क्या हो जाएगा? देखो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, और इंटू चूंकि ये है ना साथ में n माइनस
आर का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल बचेगा, यानी ये तीसरे का ये हो जाएगा, और चौथे का इसी तरह जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कट कर ये हो जाएगा एन का फैक्टोरियल केवल, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिशर्स फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज टर्म्ड एज आइडियल। देखो फिशर का फॉर्मूला जो है इंडेक्स नंबर का वो आइडियल माना जाता है, क्यों? क्योंकि इट टेक्स इनटू अकाउंट द करंट एज वेल एज द बेस ईयर प्राइजेज एंड क्वांटिटीज। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जो फिशर का इंडेक्स है वो लास्ट पेयर और पास्चेस के इंडेक्स को क्या करता है, ज्योमेट्रिक मीन है, और लास्ट पेयर क्या करते हैं, बेस ईयर क्वांटिटी को ये एज अ वेट मान लेते हैं, और पास्चेस क्या करते हैं, करंट ईयर क्वांटिटी को एज अ वेट मान लेते हैं, ठीक है। तो इनका क्या करंट ईयर और बेस ईयर दोनों को इंक्लूड करता है। इट सेटिस्फाइज बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। बिल्कुल सही है। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, ये होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू। ये दो टेस्ट हो गए, इसको फिशर का जो इंडेक्स है वो सेटिस्फाई करता है। एक टेस्ट और भी होता है, आपने शायद सुना होगा, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट होता है, क्या होता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जब कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। एंड अगला क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। बिल्कुल ज्योमेट्रिक मीन अभी मैंने बताया लास्ट पेयर और पास्ट चेज का। विच इज सुटेबल फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ वेरिएशन। बिल्कुल सही, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, अभी कमिटीज़ के क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, कमिटीज़ के क्वेश्चन भी लेंगे तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। टेबल्यू इकोनॉमिक्यू, टेबल्यू इकोनॉमिक्यू जो है फ्रैंकोइस क्वेश्चन ने लिखा था इसको 1758 में, ठीक है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बहुत फेमस है, LCH हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, LCH। इसको फ्रैंको मोदिगेलियानी ने 1957 में लिखी थी। ये कंजप्शन से रिलेटेड हाइपोथेसिस है। 3 हाइपोथेसिस और हैं, एक है एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। अगर आपको पता हो कि ये किसने दिए और किस ईयर में दिए तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर पॉइंट करिए, देखें आपको भी कितना पता है या कितना आपको याद है, अपनी याददाश्त चेक करिए। एंड ओपन इकोनॉमी वर्जन ऑफ ISLM मॉडल, तो इसको क्या कहते हैं, इसको मंडल फ्लेमिंग मॉडल कहते हैं। रॉबर्ट मंडल ने दिया था, या मंडल फ्लेमिंग मॉडल कहते हैं। एक्चुअली जो ISLM मॉडल था वो क्लोज इकोनॉमी के लिए था। क्या था, क्लोज इकोनॉमी के लिए। लेकिन जब ये दूसरा मंडल फ्लेमिंग मॉडल आया तो इसने क्या किया, उसे ओपन इकोनॉमी कर दिया, ओपन इकोनॉमी का मॉडल दिया। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग रिचर्ड स्टोन को इसके लिए 1984 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेबल इकोनॉमी 1 का थर्ड, यानी ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मान लिया आपको सभी आंसर नहीं पता तो कुछ आंसर देखकर आप लगा सकते हैं। एलिमिनेशन पद्धति इसको कहते हैं। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस 1 का 4, 2 का 4, तो 2 का 4 कहाँ है, देखो 2 का 4 आपका 2 का 4 ये सी ऑप्शन में मिल जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैच द फॉलोइंग, इसमें भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, ठीक। आइसो प्रॉफिट कर्व की बात E.V. स्टेकलबर्ग ने की थी। ये वही स्टेकलबर्ग हैं जिन्होंने नॉन कोलिसिव ओलिगोपॉली का मॉडल दिया था डिओपॉली में। सेल्स मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल किसने दिया था, इसको दिया था डब्ल्यू बाउमोल ने। सेलिंग कॉस्ट की डिस्कशन अभी हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसको दिया था एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन ने। और प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ये ट्रेड थ्योरी में दी थी एडम स्मिथ ने। तो कौन सा हो जाएगा, आइसो 1 का 2 यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, आपको वही करना है कि किस समय में सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया। देखो हम रोलिंग प्लान की बात पहले करते हैं। तो रोलिंग प्लान एक्चुअली 5th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था, 5th 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, 6th स्टार्ट होना था। लेकिन 6 का स्टार्ट होना था 1978 में, और उस समय हुआ क्या, सत्ता बदल गई। सत्ता, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उससे पहले, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई जी ने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया और उसे 1978 से 1980 तक कंटिन्यू किया। क्यों, क्योंकि 1980 के बाद
1980 के बाद सरकार फिर बदल गई और 1980 टू 85 जो है 5 ईयर प्लान चला। बीच में उसमें इंदिरा गांधी जी की 84 में एसेसिनेशन हो गया, तो बाद में इसको राजीव गांधी जी ने टेक ओवर किया। द मूवमेंट फ्रॉम प्लानिंग टू मार्केट मैकेनिज्म, प्लानिंग से मार्केट मैकेनिज्म की तरफ बढ़े थे हम 1991 1992 में। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्राइसिस आ गई थी, किसकी? रिजर्व की क्राइसिस आ गई थी। आज तो हम 500 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, 500 बिलियन डॉलर से आज ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे पास आयात करने के लिए पैसा कम था। इस कंडीशन में हम क्या किए थे? एलपीजी पॉलिसी लेकर आए थे, ठीक है, यानी हम मार्केट मैकेनिज्म की तरफ मूव कर गए थे। फील्डमैन महालनोबिस मॉडल, फील्डमैन महालनोबिस मॉडल देख लेते हैं। देखो, फील्डमैन महालनोबिस मॉडल आप जानते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 टू 1961, ठीक है, ये महालनोबिस मॉडल तो चला। फिर डिक्लेरेशन ऑफ प्लान हॉलिडे, जब थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ उसके बाद 1966 से 1969 के बीच में इसे कहा जाता है प्लान हॉलिडे, क्योंकि उस समय सूखा पड़ गया, फिर हम युद्ध भी लड़े, तो ये हो गया 1978 टू 80 और ये हो गया 91 टू 92। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहले आया आपका महालनोबिस मॉडल, यानी 1 का थर्ड, यानी इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्यों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 12 इन थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन 12 इज। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ दे रखा है कि एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है और 12 आने की, 12 सम ऑफ 12, ठीक है, टोटल 12 आने की क्या है, जो प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकालेंगे हम? फिर प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इसी से निकलती है ना। तो जब डाइस फेंकोगे तो 12 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 और 6। एक ऐसी कंडीशन बनती है जब दोनों पासों पर 6 आए तभी तो उसका योग 12 होगा, तभी तो उसका योग 12 होगा। और जब 12 होगा तभी एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब ये 12 आएगा, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम 1 है यहाँ पर, क्योंकि एक ही ऐसी कंडीशन बन रही है जब 6 × 6 हो रहा है, और टोटल आउटकम कितने हैं? 6 × 6 = 36 हो जाते हैं। तो जो 12 एक बार 12 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/36। सेकेंड कंडीशन क्या है कि लेस देन 12 आने की, तो लेस देन 12 आने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 12, यानी टोटल जो 1 माइनस कर देंगे अगर, तो निकल आएगा 1 माइनस 1/36, यानी ये आ जाएगा 35/36, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। मेसोक्यूरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, देखो मेसोक्यूरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए समझो, ये क्यूरेटोसिस है। क्यूरेटोसिस में एक ऐसे ग्राफ बनता है जिसमें ये, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं लेप्टोक्यूरेटिक, ठीक है, जो जिसका पीक हाई होता है। एक होता है बिल्कुल फैला होता है प्लेट की तरह, उसको कहते हैं प्लेटिक्यूरेटिक, और एक होता है जो न तो ज़्यादा फैला होता है और ना ही ज़्यादा उठा हुआ होता है, उसको कहते हैं मेसोक्यूरेटिक, या इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी काई स्क्वायर टेस्ट, बीटा और इसकी बात नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल।